बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की पाकिस्तान डिबेट में आपको खुश आमदीद कहते हैं और मेरे साथ मौजूद है हमारे एंकर पर्सन फवाद अहमद। इस डिबेट के अंदर हमने आगाज़ किया है पाकिस्तान के उन मसाइल का जिसके साथ साल हर साल से हम निपटने की कोशिश तो कर रहे हैं, उनका हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमतें बदल जाती हैं। हुकूमतें अपना मंशूर सियासी जमातें सामने लेकर आती हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद ना होने की वजह से आज हमें बहुत से बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है। सियासत पर रोज़ाना बहस होती है। हम बारहा इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि सियासत पे हर रोज़ टॉक शोज़ भी होते हैं, बहस मुबाहसे भी होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, और सियासतदान इस बात से कतई नज़र कि उनकी इस लड़ाई झगड़े से सियासी बहरान के नतीजे में मुल्क को किस कदर नुकसान पहुँचता है, उसकी वजह से जो बुनियादी इश्यूज़ हैं वो बहुत पीछे चले जाते हैं, जिनको हल करना भारत सियासतदानों की, हुकूमत की, स्टेक होल्डर की जिम्मेदारी है ताकि चैलेंजेस से निपटा जा सके। बढ़ती हुई आबादी एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान। बिल्कुल मलिक साहब, इसमें सबसे अहम मसला मलिक साहब इसके अंदर ये भी है कि जहां हम बात करते हैं प्लानिंग की बात करते हैं, हर सेक्टर में हम ये ख्वाहिश करते हैं कि प्लान के साथ चलें। मईशत की बात करें तो हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, तमाम मामलात के ऊपर एक दूसरे के साथ चलने का जो है वो मामला होना चाहिए कि जिसके अंदर हम ये तय कर सकें कि केक पीस कितना होगा और केक पीस को खाने वाले कितने होंगे या उससे महसूस होने वाले कितने होंगे, और केक पीस का साइज कैसे बड़ा किया जाएगा। तो हर मामले के अंदर चाहे हम ज़राअत की बात करें, चाहे हम तवानाई की बात करें, फिर चाहे आज का मौजू जो हम आबादी की बात करें, हर मामले के अंदर ये ज़रूर देखना चाहिए कि प्लान के साथ अगर हम चलेंगे तो ही कामयाबी हमारा रास्ता चूमेगी। जी मलिक साहब, ये जो सियासी जमातें आपके सामने मंशूर भी रखती हैं, आपने देखा होगा कि सियासी जमातें ये ज़रूर कहती हैं कि आबादी पर हम कंट्रोल करेंगे, वसाइल की बराबर और मुनसफाना तकसीम करेंगे ताकि हर आदमी उसका मेयार ज़िंदगी बेहतर हो सके। अगर देखा जाए तो पिछले चंद सालों में जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ी है, उस लिहाज से वसाइल की कमी का हमें सामना है, और यही अगर सूरत हाल रही तो अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक हम 40 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बन जाएंगे। वो एक बड़ा मसला होगा पाकिस्तान के लिए ये आबादी, और इनको मुकम्मल इलाज मुआवजे की, तालीम की, रोज़गार की सहूलियात फराहम करना। इस वक्त भी इदारा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ 40 लाख से ऊपर जा चुकी है। फवाद, ये सूरत हाल अगर रहती है तो बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए वसाइल की तकसीम का, लोगों को रोज़गार, लोगों को हेल्थ की जो सहूलियात है वो बहम पहुँचाना। लेकिन हमने देखा कि माजी में अगर मैं आपको लेकर जाऊँ, एक ज़माने में जब बात की जाती थी कि जी आबादी हमें कंट्रोल करनी है, तो बड़े चैलेंजेस हमारे सामने क्या थे। लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, मजहबी तौर पे भी हमारे यहाँ ऐसी सोच पाई जाती है कि आबादी कंट्रोल करना ये दुरुस्त नहीं है, जिसकी वजह से बड़े चैलेंजेस रहे हैं। हमने महकमे भी बनाए, पॉपुलेशन वेलफेयर भी बड़ा काम किया, लेकिन अल्टीमेटली नतीजा क्या निकला। आज हम उस दुराए पे खड़े हैं जहां हमारे सामने ये एक बहुत बड़ा मसला बनकर खड़ा है। फवाद, मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा, लेकिन मेहमानों को तारफ़ मैं करवा दूँ। आज की इस डिबेट के अंदर जो हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे, समन राय साहबा हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद है। समन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप DG हैं जो है बहबूद आबादी पंजाब की, और साथ ही साथ आप CEO हैं पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन फंड की। आप तशरीफ़ लाई, आपसे बड़ा इनपुट हमें चाहिए, क्योंकि जो आबादी को कंट्रोल करना, फिर आबादी के लिए वेलफेयर, ये सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी है। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सियासतदान सेनेटर बैरामंद साहब टंगी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बैरामंद टंगी साहब से भी पूछेंगे सेनेट, कौमी असम्बली, सियासतदान, सियासी जमातें इस हवाले से क्या किरदार अदा करती रही हैं और कहाँ कहाँ कोताही पाई जाती है। एक और बड़ा नाम सियासत का फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, बड़े दबंग किस्म के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जो बात कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं। उनसे भी पूछेंगे, बड़ी रिसर्च है उनकी भी मुल्की वसाइल की तकसीम के हवाले से, मुल्की मामलात के हवाले से। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर नईमुल ज़फ़र साहब, जो कि सरबराह है इदारा शुमारियात पाकिस्तान के। उनसे भी पूछेंगे कि इस वक्त सूरत हाल सारी क्या है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा ओवरव्यू फवाद आपकी तरफ जाऊँ, ताकि आप समन राय साहब के सामने भी कुछ ऐसे बुनियादी सवालात रखें जिससे हम जायज़ा ले सकें। हम आबादी के लिहाज से 5वां मुल्क हैं, क्यों हम यहाँ तक पहुँचे। बांग्लादेश हमारे साथ था, बांग्लादेश को जब ये चैलेंज दरपेश हुआ उसने अपनी आबादी को कंट्रोल करना शुरू किया, और आप वहाँ पे जो रेशो है आबादी में बढ़ने की, वो 6 से ऊपर से कम होती होती 2.1 पे आ चुकी है।
मलिक साहब, बुनियादी सवाल यही बनता है कि जहां हम सियासी जमातों से ये उम्मीद रखते हैं कि वो जब भी बात करेंगी, जब भी अपना मंशूर पेश करेंगी, तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी उसके अंदर होंगी, फिर चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या मुस्लिम लीग नून हो, हम सभी से ये उम्मीद रखते हैं, इसके अलावा भी दीगर जमातों से, ख़ास तौर पर मजहबी जमातों से, कि वो जिस वक्त मुल्की मफादात का मामला हो तो फिर लोगों में सिर्फ सियासत के साथ साथ अवेयरनेस कैंपेन या अवेयरनेस ड्राइव भी चलाएं। तो समन राय साहबा की तरफ जब हम जाएंगे, इब्तिदा अगर हम जो है वो सरकारी मौक़िफ़ से करने की कोशिश करें, तो हमें ये बात तो समझ में आती है कि हमें मसाइल हैं जिसकी वजह से बेरोज़गारी का हमें सामना पड़ता है। हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर हमारे जो है वो बड़ा स्ट्रेस आता है कि जब लोग ज़्यादा हों और मुस्तफ़ीद होने के लिए इमारतें कम हों या इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम कमी फेस करें। फिर पानी का एक मामला है, ज़ाहिर है कि पानी बनाना या पानी जो है वो मौजूद होना, ये हमारी जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, कुदरत का अतिया है, और ये उतनी ही मिकदार में मिलेगा कि जितना कुदरत ने जो है वो हमारे लिए लिखा हुआ है। तो समन राय साहब से सर बुनियादी सवाल यही बनता है कि आखिर क्या इस वक्त मामला, अगर ओवरव्यू, जाहिर है कि पंजाब के पॉपुलेशन डिपार्टमेंट को जब ये हेड करती हैं तो इनके सामने क्या चीजें ऐसी सामने आती हैं कि बैरियर क्या है कि लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि आबादी वाला सूबा और सबसे ज्यादा चैलेंज भी पंजाब के अंदर ही है। बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग टुडे, और आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने सेलेक्ट किया। आई थिंक जैसे हम सबकी मुख्तलिफ राय है आबादी को लेके, कुछ इसको ओवर समझते हैं, कुछ अंडर समझते हैं। इट इज़ मोर अबाउट पॉपुलेशन मैनेजमेंट, क्योंकि जिन ममालिक में इस वक्त नेगेटिव में ग्रोथ है वो भी बहुत परेशान है। तो हमारी तो खैर इस वक्त ग्रोथ रेट बहुत हाई है, जिसको स्लो डाउन करने की अशद ज़रूरत है। तो जो फैमिली प्लानिंग जैसे महकमे जिनको मैं हेड कर रही हूँ, बतौर डायरेक्टर जनरल हमारे सेक्रेटरी साहब भी मौजूद हैं, और बाकी भी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं जिनमें हेल्थ डिपार्टमेंट भी शामिल है, वो सब फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज मुहैया करते हैं। तो फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज के इस्तेमालात से ही आप एक तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के दबाव को स्लो डाउन कर सकते हैं। तो बांग्लादेश की आपने बेहतरीन मिसाल दी, वो हमारे सामने एक मुस्लिम कंट्री भी है, और उन्होंने तकरीबन 40 सालों के अरसे में बहुत तेज़ी से अपनी ग्रोथ को स्लो डाउन किया है और अपने रिसोर्सेज और अपनी ग्रोथ को बैलेंस किया है। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आल्सो नीड टू डू। हम इसी ट्रैक पे चल रहे हैं इस वक्त। हमारा डिपार्टमेंट भी जितनी सर्विसेज दे रहा है, हमने उसी मॉडल से ज़्यादा इंस्पिरेशन ली है। फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव्स मुहैया किए जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आवाम के बिहेवियर में तब्दीली, और वो फैमिली प्लानिंग को होल हार्टेडली एक्सेप्ट करें। बच्चों की तादाद जितनी भी पेरेंट हो तो एंजॉय कर लेते हैं कि 2 बच्चों से भी, लेकिन तो क्या अगर ये बच्चों अवेयरनेस को आप समझती हैं आ रही है हुकूमती इक़दामात जी के बिल्कुल। टोटल फर्टिलिटी रेट अगर हम देखें ओवर द डेकेड्स, तो ये पंजाब में भी नीचे जा रहा है और पाकिस्तान का टोटल फर्टिलिटी रेट भी नीचे जा रहा है। बट सिर्फ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम इसको मज़ीद नीचे जल्दी से लेके जा सकें, और हमारी जितने भी बाकी इशूज़ हैं, जैसे फूड की कमी है, पानी की कमी होती जा रही है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में डेली इजाफा हो रहा है, आई थिंक उस पर भी साथ साथ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और स्किलफुल यूथ, क्योंकि इस वक्त लेकिन समन राय साहबा, सवाल यहाँ पर यही पैदा होता है कि क्या लोगों को जिन तरीकों से हम राजी कर रहे हैं कि वो फैमिली प्लानिंग की तरफ जाएं, क्या वो इतने आजमूदा हैं? क्या लोग उस बात को समझ पा रहे हैं? उसका एक्सेप्टेबिलिटी रेशो क्या है कि जब आप लोगों को ये बताते हैं कि आबादी के अंदर कंट्रोल हमें क्यों करना चाहिए, फिर ख़ास तौर पर जिस वक्त जो है वो मजहबी मामलात सामने आ जाएं, तो सारे को रख कर कहीं पर भी कुदरत हमें ये नहीं कहती कि आप बगैर किसी प्लान के जो है वो मुंह उठा के जिधर को चाहे चल दें। इस्लाम भी यही कहता है कि एक मोमिन को, एक मुसलमान को मुनज़्ज़म जो है वो तरीके से चलना चाहिए। उसको जो है वो अपने कल का सामान भी करना चाहिए। उसको जो है वो अगर कहीं पर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़े तो सिक्योरिटी की ज़रूरत भी पूरी करनी चाहिए। उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर सफाई सुथराई का भी तमाम करना चाहिए। उसको अपनी सेहत का भी ख्याल करना चाहिए। उसको अपने सिर्फ अपने नहीं बल्कि अपने ख़ानदान की बहबूद और उसको जो है वो उसकी फलाह का भी काम करना चाहिए। तो क्या जो डिपार्टमेंट है पंजाब का कि जिसका आप तस्करा कर रही हैं, क्या लोगों को चैलेंजेस बताने के साथ साथ उनको वो इनाम की जो है वो ख्वाहिश भी दिखाई जा रही है कि इसका फ़ायदा उनको क्या होना है कि अगर वो इसके ऊपर अमल करते हैं? नहीं, आई थिंक यू आर राइट। आपने जितने पॉइंट्स मेंशन किए बिल्कुल वैलिड है, लेकिन इस वक्त डिपार्टमेंट एक बहुत ही रोबस्ट सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर रहा है, जिसमें इन तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाता है, लोगों को बेटर बिहेवियर्स की तरफ लाने की पूरी मोटिवेशन दी जाती है। बट एक चीज़ ज़रूर हम ज़हन में रखें कि फैमिली प्लानिंग जैसे जो टेक्निकल और मुश्किल टॉपिक्स हैं, उनकी कामयाबी का दारोमदार लिटरेसी रेट और लोगों के इकोनॉमिक स्टेटस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। रिसर्च ने ये साबित किया है कि अगर आप ज़्यादा वेल्दी होंगे तो आपके बच्चे, आप कम फैमिली साइज़ को स्मॉल रखते हैं। इसी तरह जिन ममालिक में लिटरेसी रेट हाई होता है, वहाँ पे भी फैमिली प्लानिंग और कॉन्ट्रासेप्टिव्स की एडॉप्शन को लोग बहुत तेज़ी से इम्ब्रेस करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली हमारा लिटरेसी रेट बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है।
इसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी आपके सामने है। आई थिंक अगर इन फ्रंट्स पे तब्दीली आती है और विमेन एम्पावरमेंट की तरफ हम जाते हैं, वेयर वी गिव मोर डिसीजन मेकिंग पावर टू फीमेल्स, तो आई थिंक हमें बहुत जल्दी फैमिली प्लानिंग के फ्रंट पे भी भरपूर कामयाबी हासिल होगी। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप बड़ा खुल के हर मौजू पे बात भी करते हैं बगैर किसी खौफ के। क्या सियासी जमातों की ये नाकामी रही है माजी में, या आज भी कि वो इस बड़े इशू को, जो सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, इसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाई? मंशूर के अंदर तो ये ज़रूर कहा जाता है कि हम मुसावियाना तकसीम करेंगे, मुनसफाना तकसीम करेंगे, आम आदमी को सेहत की, उसको रोज़गार की, उसको तालीम की सहूलियात देंगे, लेकिन हम दे नहीं पाए आज तक। दसुल्ला मलिक साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, एक बहुत ही अहम मौजू है। मैं विदाउट गोइंग इनटू जो आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल से ये कलेक्टिव फेलियर ऑफ नेशन है। जितनी पार्टियां आई हैं उन्हीं ने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए। जहाँ तक फवाद साहब का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से उन्हीं ने हमारा इस साल का कभी मैनिफेस्टो नहीं देखा, पीछे कर देखा। इशू ये आता है कि उस मैनिफेस्टो पे इम्प्लीमेंटेशन कितनी हुई और कितनी नहीं हुई। लेकिन हम बुनियादी तौर पे जो चीजें समझते हैं, एक अच्छा एग्जाम्पल बांग्लादेश का है, तो उससे ज्यादा हमारे मुल्क के लिहाज से एक रेलेवेंट जो है इस्लाम का आपने जिक्र किया, वो ईरान का है। ईरान ने अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.82 से कम करके 1.8 पे लेके आया है, और ये सफर उसने सिर्फ 8 साल में तय किया था। और वो थियोक्रेटिक स्टेट है। इस्लाम ने अपनी जगह जो चीजें कहें, तालीम का ताल्लुक है तो इल्म तो हर सूरत हासिल करना है, चाहे चीन भी जाया जाए। दूसरी चीज ये है कि सबसे ज्यादा जरूरी जो इस्लाम का सबक है वो हम नहीं पढ़ा रहे। 2.5 साल तक बच्चे को दूध पिलाना माँ का कितनी अहम चीज है, और जब तक माँ दूध पिलाती है तो 2.5 साल का वक्फा तो वैसे ही हो जाता है अगर हर माँ फीड करे। इसे के साइंस ये बताती है कि ये नहीं। फिर एक और बड़ा मसला है अर्ली मैरिज। आपकी खातून की प्रोडक्टिविटी पीरियड जो है वो इस वक्त 24 साल का है। 14 साल की उम्र में शादी से लेके वो 24 साल ऐड कर लीजिए, 38 साल की उम्र तक रहती है। अगर आप अपना चाइल्ड मैरिज एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दें और ये एज को जो है एवरेज एज को आप 20-21 में ले आए और 18 साल से कम उम्र की शादी की इजाजत नहीं दें, जो कि मेरे ख्याल से आजकल जरूरी है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए कि दे हैव टू बी मैच्योर इन डिसीजन मेकिंग, तालीम भी हासिल करें। तो इसका कानून पास किया हुआ है, लेकिन कानून इम्प्लीमेंट नहीं होता। बेतहाशा मौलवी निकाह पढ़वा देते, जबकि सदा मौलवी को भी होनी चाहिए, माँ बाप को भी होनी चाहिए, दूल्हा दुल्हन को नहीं होनी चाहिए। और एक्ट में तब्दील, हमने सिंध में तो ये एक्ट में तब्दीली की है बाकायदा। जब मेरे टेन्योर में मैंने आई हैड इंश्योर्ड कि ये तब्दीलियां की जाए कि सबसे ज्यादा सजा जो दी जाए वो मौलवी को दी जाए। इसलिए निकाह पढ़ाने वाला नहीं होगा तो निकाह ही नहीं होगा, और माँ बाप को दी जाए। फिर जो इसके बाद तीसरी जो चीज है, लोगों को समझाने की जरूरत है कि ये बच्चे हमारे यहाँ जो हैं वो सोशल प्रोटेक्शन है। कोशिश ये होती है कि जितने बच्चे ज्यादा होंगे उतना ज्यादा जो है खानदान के अंदर हाथ कमाने वाले बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक। ये चीज जो है ये सोच को तब्दील करना है। ठीक। औरत और मर्द की तनख्वाह में फर्क, औरत उतनी ही बड़ी सपोर्ट होनी चाहिए माँ बाप के लिए जितने के लड़का है। तो ये जो कंसर्न है कि जिसके घर 3 बेटियां पैदा हो गई वो दे दनादन लगाए कोशिश कर रहा है कि मेरे 4 बेटे भी हो जाएं वरना मेरा बुढ़ापा बहुत बुरा गुजरेगा, तो इस चक्कर में 7 बच्चे पैदा कर देता है। बड़ी अहम डिस्कशन जारी है, लेकिन नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। प्रोग्राम एक मरतबा फिर खुशामदीद। डिबेट का सिलसिला जारी है। बहुत अहम मामला है कि पाकिस्तान में आबादी जो है वो उस तेज़ी के साथ बढ़ रही है कि जिस तेज़ी के साथ हमारे पास वसाइल मौजूद नहीं है, और दुनिया भर में इसके ऊपर बड़ा काम हुआ है कि आबादी को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। पाकिस्तान में अब भी मसाइल का सामना है, तो गुफ्तगू को वहीं से शुरू करते हैं जहां ब्रेक से पहले मौजूद थे। क्यों मलिक साहब? असल जो इस वक्त डाटा है हमारे पास वो इदारा शुमारियात का है। हमारी आबादी कितनी है, टोटल आबादी, सूबों में आबादी कितनी है, हर सिटी की आबादी कितनी है, वसाइल की तकसीम कैसे होगी। पहले तो हम शायद इन मामलात के बारे में हमारे पास स्टेटिस इस तरीके से नहीं थे,
अब डिजिटाइज सारे स्टैटिस्टिक्स हैं हमें कि किसी एक फ़र्द को किसी इलाके में कितने डॉक्टर्स होने चाहिए, वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, ज़रा हमें ब्रीफ कीजिएगा इस वक्त पूरी आबादी और सूबों की आबादी और इस हवाले से जो हमने सारा डाटा मुरतब किया डिजिटलाइज करके, उसके नतीजे में हम पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वसाइल की तकसीम कैसे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपकी वसातत से जो भी देखने वाले हैं, देखें इस जो डिजिटल सेंसस हमने किया उसमें हमारी जो ग्रोथ रेट आई है 2.55, 200 मुल्कों से ज़ायद की दुनिया है, उसमें हमारा 17वां नंबर है। और साउथ एशिया में जिसमें हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान शामिल हैं, उसमें हम सबसे ऊपर हैं। और अभी हमारी आबादी 24 करोड़ 15 लाख के करीब है। अच्छा, उसमें जो 15 से 29 साल के लोग हैं वो 26% और 40 साल से कम के लोग हैं तकरीबन 70% से ज़्यादा हैं। तो आपके पास ह्यूज यूथ बल्ज है। अच्छा, आपकी जो जीडीपी की जो शरह नमू की ग्रोथ है, अभी क्वार्टरली जीडीपी पीबीएस ने देना शुरू कर दी है, तो 2 क्वार्टर्स का डेटा है तकरीबन 1.8 है। ये आपकी फ्लक्चुएट करती है 2.5 और 3 के दरमियान, जो रिसेंट ट्रेंड है आपका यही है। तो इसका मतलब है कि आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट से ज़्यादा है। अभी जो मेरे दूसरे जो यहाँ आपके प्रोग्राम में शरीक हैं हमारे कोलीग, उन्होंने ये कहा कि ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि जब आपकी शरह नमू से ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगी तो अब ज़्यादा स्कूल, पहले ही आपके पास डिसफंक्शनल स्कूल हैं, पहले ही आपके पास आउट ऑफ स्कूल बच्चों का 2.5 करोड़ का एक इतना बड़ा हजूम है, तो आप लेके कहाँ से आएंगे। तो जब तक आप इस पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, अच्छा ऐसा पॉपुलेशन कंट्रोल भी एक क्वेश्चन मार्क है। चीन की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, हिंदुस्तान की भी इससे ज़्यादा है, मेरा ख्याल है हिंदुस्तान दुनिया का सबसे पॉपुलस मुल्क है। तो चीन ने पिछले 4 दहाइयों में तकरीबन 800 मिलियन लोगों को, विच इज़ जस्ट शॉर्ट ऑफ 1 बिलियन, उसको ख़त गुर्बत से ऊपर किया है। लेकिन उसके लिए उन्होंने सबसे पहले उनका ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज़ किया, तब 100% लिटरेसी की, FDI लेके आए, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उसके बाद एक्सपोर्ट्स बढ़ी, लोकल इनकम बढ़ी, और उसके बाद फिर उसकी पॉवर्टी कम हुई। ये ऐसे खुद से नहीं हो गया। तो ये बिल्कुल सही बात की थी इन्होंने अभी कि आपको ये सियासी फैसले करने पड़ेंगे कि आपकी तरजीहात क्या हैं। अगर आप वो नहीं करेंगे तो ये एक हजूम बढ़ता चला जाएगा और इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि उसके बाद आपको शायद करने की पोजीशन में भी नहीं होंगे। इट विल बिकम टू लेट फॉर यू टू एक्ट। तो बिफोर दैट टाइम अराइज, आई थिंक वी हैव टू एक्ट। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपके पास जो डाटा मौजूद है या जो आपके इदारे ने डाटा कलेक्ट किया है, उसके अंदर कौन से जो है वो इलाके ऐसे हैं कि जहां पर जो है वो ओवर ग्रोथ हो रही है, या जिन इलाकों के अंदर मैं अगर किसी सूबे की का तस्करा आप करें, किसी एरिया का तस्करा करें, तो किन इलाकों के अंदर हमें चैलेंज ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है कि वहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन ना होने की वजह से या वहाँ लोगों की अंडरस्टैंडिंग कम होने की वजह से ग्रोथ जो है वो ज़्यादा है। देखिए, जो हमने इस डिजिटल सेंसस में जिसका मुशाहिदा किया दौरान भी और जब सेंसस कंक्लूड हो गया उसके बाद भी, कि बलूचिस्तान के अजला में ग्रोथ रेट ज़्यादा है। इसी वजह से जो 2.55 का जो आपका पाकिस्तान का ग्रोथ रेट है वो शायद इतना ना होता अगर बलूचिस्तान, फिर सिंध के कुछ हमारे अजला हैं, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें ग्रोथ रेट ज़्यादा है, तो इसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रही। इस पंजाब में जो सदर्न पंजाब है उसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो ये एक्सपेक्टेड भी था कि जैसे अभी बात हुई कि जहाँ पॉवर्टी ज़्यादा होती है वहाँ लोग उसको सोशल इंश्योरेंस के लिए कि ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे, अगर खुदा न खासा किसी का तफूलियत में इंतकाल भी हो जाता है तो ज़्यादा हाथ होंगे तो उनको सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो एज एक्सपेक्टेड जहाँ आपके पास डीप और क्रॉनिक पॉवर्टी है वहीं आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, आपने जो पूरा सेंसस किया है डिजिटल सेंसस, इसके मुताबिक क्या आप आइडेंटिफाई ये भी किया महकमे ने, शुमारियात ने, कि तकसीम जो होगी लोगों के लिए, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ये इस तरतीब से होने चाहिए ताकि एक मुसावी किस्म का लोगों को ये सहूलियात मिल सकें? बिल्कुल, ये इसका एक एस्पेक्ट है। अगर आप मौका देंगे तो मैं और भी बताऊंगा। देखें, इसमें हम सारे स्ट्रक्चर जियो टैग करके आए हैं, 4 करोड़ से ज़्यादा हैं। उसमें 3 करोड़ 83 लाख की नौयत रिहायशी है और बाकी की नौयत किसी न किसी तरह कमर्शियल या इकोनॉमिक है। और उसमें स्कूल भी हैं, उसमें मदरसे भी हैं, उसमें कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, उसमें बेसिक हेल्थ यूनिट हैं, टर्शरी हेल्थ, तहसील हेडक्वार्टर जो भी चाहे वो, और फिर प्राइवेट सेक्टर के स्कूल भी हैं, प्राइवेट सेक्टर के शफा खाने भी हैं, और इकोनॉमिक जो आपके रिटेल बैंक्स वगैरह सारी चीज़ों को जियो टैग करके आए। तो अब आपके पास बहुत ही ग्रैनुलर लेवल पे, तहसील, सब तहसील लेवल पे, लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आपको पता चलता है कि
किसी भी एज कोहॉर्ट का, सपोज आप कहते हैं प्राइमरी स्कूल लड़कियों के इस तहसील में या इस गांव में इतने होने चाहिए, उसी गांव में आपके पास आबादी है कि जो प्राइमरी स्कूल की एज है जिस पे आप GR निकालते हैं वो इतनी है और उसकी ग्रोथ रेट इतनी है, तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि जो लड़कियों के प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल या सेकेंडरी स्कूल, वहाँ जो डिमांड की सोर्स है, जो उस एज कोहॉर्ट की आबादी है, उससे उसकी कोई मुताबिकत है कि नहीं। इसी तरह आप सेहत में कर सकते हैं। तो ये अब डिजिटल डेटा के बाद जो इसका एनालिसिस है, उसके लिए आपको कोई ज़ख़ीम रिपोर्ट्स नहीं पढ़नी पड़ेंगी। इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट लुकिंग एट द मैप एंड यू विल सी इन टर्म्स ऑफ हीट मैप, कि वो बलून ग्राफ या हीट मैप से आप देख सकेंगे कि किस जगह उस सोशल सर्विस की डिमांड और सप्लाई में कोई मुताबिकत है और किस जगह वो बिल्कुल एक दूसरे से गुफ्तगू ही नहीं कर रहे। तो ऑब्वियस है कि वहाँ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो ये सब डिजिटल डेटा के बाद हमारे साथ मौजूद रहिएगा। बैरमन टंगी साहब सेनेटर हैं, वो हमारे साथ भी मौजूद हैं। बैरमन टंगी साहब, बुनियादी तौर पे हम कहते हैं कि जो रूरल एरियाज़ हैं, देहाती एरियाज़ हैं, वहाँ अवेयरनेस कम होती है, वहाँ आबादी बढ़ती चली जाती है। आप समझते हैं कि हुकूमतों के लिए जब एक बड़ा चैलेंज था तो सियासी जमातों ने इस पे उस अंदाज से काम नहीं किया? हम देखते हैं कि कहीं से बाहर से कुछ NGOs की तरफ से सपोर्ट मिल जाती है, कुछ हमारे यहाँ तंजीमें, वेलफेयर तंजीमें काम करती हैं, लेकिन हुकूमती सतह पे कानून साजी अगर होती भी है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, थैंक यू सो मच। एज ए पॉलिटिकल वर्कर मेरे 38 साल ग्रास रूट पे मेरा कैरियर है सियासत का, और 6 साल मेरा एज ए पार्लियामेंटेरियन, एज ए सेनेटर मैंने रोल प्ले किया। एज ए सेनेटर, एज ए पॉलिटिकल वर्कर, जो 44 इयर्स मेरा कैरियर है, सियासी जमातों ने कभी इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं दी है कि हम जो बढ़ती हुई आबादी है, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बहुत बड़ा चैलेंज है, इस पे हमने कभी काम नहीं किया। एज ए सेनेटर ऑफ पाकिस्तान, सेनेट के फ्लोर पे मैं कैटेगोरिकली कहता हूं कि हमने इस तरफ जो ज़रूरत है इस बात की, हमने इतना काम नहीं किया। इस वक्त जो पाकिस्तान के सामने 3 चैलेंज है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है और दहशतगर्दी है। लेकिन मलिक साहब, मैं आपको बता दूं कि मुस्तकबिल में जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश है, वो है पॉपुलेशन, वो है पानी और वो है सोशल मीडिया। ये 3 जो चैलेंजेस हैं, ये बहुत खतरनाक है, जो आने वाले 20 इयर्स में पाकिस्तान के हर घर में सोशल मीडिया एक एटम बम बन के गिरेगा। पाकिस्तान के सामने आने वाली 20 सालों में पानी का बहुत बड़ा मसला होगा, और पाकिस्तान में आने वाले 20 सालों में जो पॉपुलेशन है जिस अंदाज से बढ़ती जा रही है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ऊपर क्वेश्चन मार्क होगा। मलिक साहब, मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मेरे साथ जो DG पॉपुलेशन बैठी है, मैं उनकी बातों से एग्री करता हूं, लेकिन साथ साथ मेरी कुछ सजेशन है कि अगर यूनियन काउंसिल के सतह पे पॉपुलेशन का ऑफिस हो और वहां पे जो फीमेल इंचार्ज बैठी है, अगर वो मिलकर अवेयरनेस सेशन कैंपेन करे among the जनरल मासेस, फिजिकली अवेयरनेस सेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जरिए भी हो, प्रिंट मीडिया के जरिए भी हो, सोशल मीडिया के जरिए भी हो, लेकिन जब आप आवाम के अंदर जाके, आप घरों में जाके अवेयरनेस सेशन कैंपेन करें, तो ये एक बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकती हैं पॉपुलेशन। लेकिन मेरे तहसील तंगी में भी मैंने एक पॉपुलेशन सेंटर, 2 सेंटर मैंने बनाए हैं, वहां से बहुत अच्छा रिजल्ट आते हैं, मैं फील करता हूं और साथ साथ मैं अप्रिशिएट भी करता हूं। लेकिन ये कम से कम 1-2% है। अगर पॉपुलेशन डिपार्टमेंट पूरे मुल्क में यूनियन काउंसिल के सतह पे ये ऑफिस बनाएं, और वहां पे सिर्फ ये नहीं है कि खवातीन जाके उनको इलाज करवाएं या उस सेंटर में उनकी अवेयरनेस करे या उनको समझाएं, नहीं, बल्कि उनको चाहिए कि वो घरों में जाके महल्लों में खवातीन को इकट्ठा करे घरों में और अवेयरनेस सेशन करे। तो मेरे ख्याल में हम जो इस चैलेंज के जो दरपेश है पॉपुलेशन की, इस पे हम बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मलिक साहब, एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक हो गया, मैं जरा जी मलिक साहब, अगर आप मेरी एक बात सुन लें। जी बैरमन साहब, आपसे रिक्वेस्ट है। ये देखिए, बहुत अहम बात की तंगी साहब ने भी। देखिए, जो आपके पास रूट कॉज है ना, उसको एड्रेस करें। आपके NFC में 80 या 82% रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन पे। प्रोविंसेस के लिए एक परवर्स इंसेंटिव है, मनफी इंसेंटिव है,
और उसके बाद 10% है पॉवर्टी, अगेन विच इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू पॉपुलेशन। तो 90-92% जो आप एनएफसी से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो मनफी इंसेंटिव्स हैं। उस सिनेरियो में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रोविंसेस पॉपुलेशन कंट्रोल या पॉपुलेशन मैनेजमेंट की तरफ आएंगे? जब तक आप इंसेंटिव्स को रिविजिट नहीं करते, ये इसको लेजिस्लेचर की फेलियर है, ये पार्लियामेंट का फेलियर है। जब तक वो नहीं करेंगे उस वक्त तक ये चीज़ें शायद ठीक नहीं होंगी। पाकिस्तान डिबेट में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक मरतबा फिर खुशामदीद। डॉक्टर लेके साहब, आए- सूबों को ये लगता है कि शायद जो है वो अगर ज्यादा आबादी होगी तो ज्यादा हिस्सा मिलेगा। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस पॉइंट को लेकर हम दोबारा आएंगे। बैरम ऐसा ही साहब, है। सर आपकी तरफ भी दोबारा आएंगे। मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब से कुछ थोड़ा सा माजी का एक अक्स चाहूंगा। फिरदौस साहब, आपका ताल्लुक कराची से है। जाहिर है कि कराची जितनी तेजी से बढ़ा है, कराची में आबादी जिस तरीके से बढ़ी है, तो उसके नतीजे में शहर की समाजी जो पूरा एक चेहरा था, शहर का जो एक खूबसूरत चेहरा था इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में, उसके कल्चर की सूरत में, उसके समाज की सूरत में, ये तेजी से बढ़ती हुई बेहंगाम आबादी ने क्या कुछ उसको बिगाड़ा है? अगर कुछ माजी से व्यवस्था करके आज जो है वो नाजरीन को बता सके। जी देखिए, पहली चीज तो ये है, जो गिनती है वो क्या सही होती है नहीं होती, ये जो सवाल है ये बड़ा खतरनाक है। इस दफा का भी डिजिटल सेंसस के ऊपर बहुत सारे इतराजात हैं जिस तरह हुए, लेकिन वो आज का मौजू नहीं है, इसलिए मैं उसको छेड़ूंगा नहीं। ये होना चाहिए एक्यूरेट सर, और इसको चेक करने के लिए भी बहुत सारे पैरामीटर हैं। बिल्कुल ठीक। कराची के जो मसाइल हैं वो हम इससे तो देखते ही नहीं है कि आबादी कितनी है। मैं तो दूसरे तरीके से देखता हूँ, सड़कों पे कूड़ा कितना उठा, कितना रह गया, कितने गैलन पानी फी शख्स इस वक्त कराची में मिल रहा है। ये सारे जो आपके सोशल इंडिकेटर्स हैं, उनको कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं, लोग कराची आते क्यों हैं? सिर्फ बच्चे पैदा करने की वजह से कराची की आबादी नहीं बढ़ती। माइग्रेशन इज येट अनदर सब्जेक्ट विच इज ऑब्वियसली, जो बात की गई है कि प्रोविंसेस को कोई इंसेंटिव नहीं है, प्रोविंशियल जीडीपी नहीं कैलकुलेट करते आप। बिल्कुल एनएफसी अवार्ड का बहुत बड़ा पोर्शन लिंक होना चाहिए कि जैसे जैसे आप अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम करते जाएंगे, आपका परसेंटेज इन दी अवार्ड बढ़ता जाएगा, रादर देन पॉपुलेशन बेस करे। इट शुड बी रिवर्स्ड एंड आई टोटली सपोर्ट दैट कॉन्सेप्ट। जब तक ये काम नहीं किया जाएगा ये नहीं होगा। कराची के मसाइल जो हैं वो सियासी हैं। एक यहाँ सीटों का मसला है, मुझे सीटें बढ़वानी है। अंदर ये वाहिद सूबा है जिसके अंदर अर्बन और रूरल कोटा है, खत्म करो। कोटा करो, रखो तो डिवीजन वाइज कोटा रखो, प्योरली पॉपुलेशन बेस्ड कोटा रखो, अर्बन और रूरल नहीं रखो। बिल्कुल ठीक। इस वजह से होता क्या है, मैं रजिस्टर कराता हूँ रूरल में, रहता हूँ अर्बन में, बच्चे मैं दिखाता हूँ कि रहते रूरल में पढ़ते कराची में, तो वो सारी स्टैटिस्टिकल एंड प्लानिंग जो है दोनों को जो है हम बाले ताक रखना पड़ जाता है इस डिस्टॉर्शन की वजह से। बिल्कुल ठीक। इस डिस्टॉर्शन को एड्रेस करना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जो बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं फिरदौस शमीम सियासत नकवी साहब। हम वाला है, इसी मौजू के साथ फिरदौस साहब, इसी के साथ हम दोबारा जो है वो तकरीबन 1 घंटे बाद हम दोबारा आएंगे, एक डेढ़ घंटे के बाद, क्योंकि इस घंटे का हमें इख्तिताम करना है। लेकिन आपकी बात, बैरम मंतंगी साहब की बात और डॉक्टर साहब की बात, तीनों की बात एक यही है कि एक बड़ा मसला यहाँ पर यह आ रहा है कि पॉपुलेशन इसलिए भी ओवर दिखाई जाती है या ओवर दिखाने की कोशिश की जाती है ताकि वसाइल ज़्यादा मिल सकें। और फिर जिस तरह फिरदौस साहब ने कहा कि बहुत से मामलात ऐसे भी होते हैं कि जो सियासी हैं, जिसमें कहीं ना कहीं सियासी झलक नज़र आती है, तो उन सियासी मामलात से कैसे फिर निपटा जाएगा। नाज़रीन, आज इस घंटे फिर का दूसरी हम बात इख्तिताम फवाद, करते हैं। सबसे अहम बात जो अभी 9 की है, मैं फवाद जो दूसरी बात बड़ी अहम बात की डॉक्टर नईम साहब ने, वो ये कहा कि कानून साजी, पार्लियामेंट का किरदार, सियासी जमातों का किरदार, सियासी जमातों के मंशूर के ऊपर अमल दरामद। अगर सियासी जमातें जो हुकूमत में बहरहाल होती हैं, हुकूमत ये फैसला अगर ना कर पाए कि हमने किस तरीके से इस आबादी की बढ़ते हुए चैलेंज को कंट्रोल करना है और किस तरीके से हम इसके हवाले से अवेयरनेस अपने महकमों को स्ट्रेंथन कैसे करना है। मेरे सामने समर राय साहब का भी एक पूरा जो है वो चार्ट मौजूद है कि किस तरीके से पंजाब का जो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो वर्क करता है पूरे पंजाब के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट की सतह पे। क्या ये सूदमंद है? क्या इसके रास्ते में रुकावटें कितनी हैं? फंड्स की कितनी कमी जो है उसका सामना है? फिर दूसरा जो हम कहते हैं कि हमारा सोशल
स्ट्रक्चर जो है, हमारा कल्चर जो है, क्या इन चीज़ों को आसानी से एक्सेप्ट भी करता है या उसके रास्ते में क्या रुकावटें होती हैं, इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि 9 बजे का खबरनामा है, 9 बजे के खबरनामे के बाद हम रात 10 बजे वापस आएंगे, फिर हल तलाश करने की कोशिश करेंगे कि आखिर चैलेंज तो ये मौजूद है अपनी जगह पे। हम अक्सर जो मसाइल हैं उनका जिक्र करते हैं, उनके चैलेंजेस का जिक्र करते हैं, लेकिन हल की तरफ शायद हम कम जाते हैं। सियासतदानों को, स्टेक होल्डर्स को, मीडिया को, इंटेलिजेंसिया को, सरकारी अफसरान को बहरहाल हल पेश करना है, ताकि मसाइल बयान करते करते रोते चलाते तो हमने उम्र गुजार दी है। आगे कैसे बढ़ेंगे, इन मसाइल से निकलेंगे कैसे, इस पर बात करेंगे मज़ीद 1 घंटे के बाद रात 10:03 पर।